Hello, CSI and aspirants. I hope all of you are doing perfectly well and welcome to Textbook Super Coaching. So I hope all of you are doing kind of well क्योंकि सिचुएशन थोड़े बहुत अलग हैं, सीजन चेंज हो रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि इस वक्त अपनी तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हमारे सामने गेट एग्जामिनेशन है फरवरी में, उससे पहले हमारा CSI नेट दिसंबर का एग्जामिनेशन है और बाकी हमारे HPSC के एग्जामिनेशन है। तो देखा जाए तो बहुत सारे एग्जामिनेशन आ रहे हैं जो एग्जामिनेशन मतलब बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन है और जिसके थ्रू तुम्हें जॉब मिल सकता है। तो हम लोग अगर थोड़ा सा बात करें कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ माई स्टडी, डेली टू डेली स्टडी जो होगा उसका स्ट्रैटेजी क्या होगा ताकि ये सारे एग्जाम्स मेरे क्रैक हो जाए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि सबसे पहला जो तुम्हारा यहाँ पे जो एम रहेगा वो होगा कि हर एक एग्जाम्स के जो सिलेबस है उस सिलेबस को तुम अच्छे से पहले देख लो। अगर मान लो तुम CSI नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, CSI नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या मान लो तुम TIFR का प्रिपरेशन कर रहे हो, या मान लो तुम गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या मान लो तुम जेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई साहब CSI नेट, TIFR, गेट, जेस्ट, नेट और गेट के सिलेबस में थोड़ा बहुत फर्क है, इधर उधर का फर्क है, बाकी देखा जाए तो मोस्टली सेम है। TIFR का सिलेबस बहुत ही ज्यादा वेग है, ये लोग लिख के नहीं देते, मोस्टली ऐसे लिख देते हैं कि MSc में जो जो टॉपिक्स है वो सारे ही आएंगे। तो देखा जाए तो CSR के सिलेबस पे अगर स्टिक रहोगे तो वही सिलेबस TIFR पे भी एप्लीकेबल है। जिस का एक सिलेबस है बट वो सिलेबस को भी वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। कभी कभी देखा गया है कि क्वेश्चन काफी CSR के सिलेबस को फॉलो करते हुए भी आया है। तो अगर ऐसा एक सिलेबस के बारे में बात किया जाए जो सिलेबस इस सारे एग्जाम को मतलब एक यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड करता हो, वो है तुम्हारा CSI नेट का जो सिलेबस है वो सिलेबस। तो फिजिक्स में अगर तुम CSI नेट के सिलेबस के दौरान अगर अपना पढ़ाई शुरू करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे सारे के सारे एग्जाम्स के सिलेबस मोर और लेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि हमारे एग्जाम में टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो 9 सब्जेक्ट है उनमें सबसे पहले आता है मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, फिर तुम्हारा क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स, फिर तुम्हारा EMT, फिर तुम्हारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बेसिक सब्जेक्ट खत्म। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर तुम्हारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एडवांस्ड, कंडेंस मैटर फिजिक्स एडवांस्ड में आता है एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एडवांस्ड में आता है। आई थिंक टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 3 टोटल 9 सब्जेक्ट हम लोगों ने कर लिया है। अब जरा यहाँ पे देखो, ये 9 सब्जेक्ट में से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनी 3 सब्जेक्ट चूज करना है जिसे तुम्हें छोड़ना है, जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद नहीं आते। तो अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी टफ, मैं कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द सब्जेक्ट जो तुम पढ़ के जाओगे बहुत ज्यादा, फिर भी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो शायद उस टाइम तुमसे ना बन पाया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम छोड़ सकते हो। दूसरी बात, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, आई लव दैट सब्जेक्ट, बट बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि जस्ट भी इसका सिलेबस काफी बड़ा है तो बहुत सारे बच्चे करके नहीं जाते हैं, या बहुत करके जा रहे हैं फिर भी क्रिस्टलोग्राफी में जाके वही दिक्कत करते हैं। तो मैं यूजुअली सजेशन नहीं दूंगा कंडेंस्ड मैटर को छोड़ना। मैं तो बोलूंगा अगर छोड़ना ही है तो न्यूक्लियर को छोड़ सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियर इन दैट केस कभी कभी क्वेश्चन सिलेक्शन रूल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा चला जाता है, तो फिर वहां से टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी वगैरह में चले जाते हैं, तो वो चीजें थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों के लिए। बट आई वुड रादर से कि तुम लोग डेफिनेटली न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो पार्ट्स तुम लोग करके जा ही सकते हो, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स वगैरह ये सब है। बाकी तो और कोई सब्जेक्ट छोड़ने का मेरा मन नहीं है। कुछ सब्जेक्ट जो बहुत ही ज्यादा तुम्हारा स्कोरिंग है और जो कभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं है, उन सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो सबसे पहले आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। सिर्फ अगर PYQs भी करके चले जाओगे तो ये सब्जेक्ट तुम्हारा हो जाएगा। मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स में से 2 चैप्टर ऐसे हैं, एक तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, एक है तुम्हारा न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। ये दोनों चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और काइंड ऑफ 8 या 9 मार्क्स से क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से आ जाते हैं।
तो डेफिनेटली कोशिश करो कि मैथमेटिकल फिजिक्स तुम पूरा पढ़ के जाओ, बट काफी बड़ा सिलेबस है, तो अगर पूरा नहीं करके जा पा रहे तो एटलीस्ट ये दोनों चैप्टर्स तो करके ही जाओ, एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एक तुम्हारा न्यूमेरिकल मेथड्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला पार्ट छोड़ दो, जो भी एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स है वहां पे तुम्हारा स्मॉल ऑसिलेशन, सेंट्रल फोर्स एंड एसटीआर ये तो करो ही करो। क्वांटम मैकेनिक्स पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के जाओ। मैं पढ़ाता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स और बहुत ही आसान से सवाल आते हैं, अगर कोई पढ़े सब्जेक्ट को प्यार से तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो करने लायक क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल ही मत छोड़ो, क्वांटम मैकेनिक्स पूरे ही पढ़ के जाना है। ईएमटी बहुत ही आसान से सवाल आते हैं, प्यारे सवाल आते हैं, करके जाओगे तो हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करके जाओगे हो जाएगा, बहुत ही आसान से सवाल आते हैं। तो क्वांटम, ईएमटी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, यहाँ से मैं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स को भी दे दिया। तो टोटल 3 and 2 5 सब्जेक्ट तुम्हें करके ही जाना, ये जो 5 सब्जेक्ट है। बाकी तुम अगर न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दो तो तुम्हारे हाथ में जो ये जो मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स है और क्लासिकल मैकेनिक्स है, यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में इन सारे चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। लाग्रेंज और हैमिल्टोनियन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल का सेम सिनेरियोस है। कॉन्सेप्ट क्वांटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो उन पे ज्यादा ध्यान दो। और मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स में ये दो चैप्टर करके जाओ, एक तो कॉम्प्लेक्स और एक न्यूमेरिकल मेथड्स। तो अगर ये तुम पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा जो एग्जामिनेशन है वो क्रैक करने का 90% चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे तुम करके जा रहे हो, मतलब एकदम अच्छे से करके जा रहे हो, सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करके जा रहे हो, सारे के सारे तुम चैप्टर्स के जो थ्योरीज है वो तुम्हारे एकदम उसमें है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक्स फॉलो किया करो, कुछ अच्छे बुक्स अगर मुझसे पूछोगे तो मैं क्वांटम के लिए बोलूंगा ग्रिफिथ सर का बुक अच्छा है, जेटली का बुक अच्छा है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करो और पथरिया को फॉलो करो। एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करो, आर जे राजकुमार बोल के एक बुक है, उस बुक को फॉलो करो। क्वांटम मैकेनिक्स बोले ईएमटी के लिए सिर्फ और सिर्फ डेविड जे ग्रिफिथ बुक को फॉलो करो और पीवाईक्यू सॉल्व करो। बस ये जो सारे बुक्स है मैंने तुम्हें बता दिए कि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनके तुम अच्छे से थ्योरी फॉलो करके जाओ, इसका मतलब। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। तो एक बार तुम्हारा सिलेबस हो गया, मतलब तुम्हारा सिलेबस इज डन, तुम्हें 9 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जैसे मैंने बोला है वैसे तुम पढ़ सकते हो। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद तुम्हारा आता है पीवाईक्यूज। इसके बाद तुम्हारा आता है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज अगर पीवाईक्यूज को देखोगे तो तुम्हारे नेट एग्जाम के जो पीवाईक्यूज है वो कब से कब तक अवेलेबल है, 2011 से लेके 2024 तक, जुलाई तक अवेलेबल है। गेट एग्जाम के जो पीवाईक्यूज है वो कब से कब तक अवेलेबल है, 2000 से लेके 2024 तक अवेलेबल है। टीआईएफआर के अगर पीवाईक्यूज तुम देखोगे तो टीआईएफआर के पीवाईक्यूज कब से कब तक अवेलेबल है, 2010 से लेके 2024 तक। एंड नेट गेट टीआईएफआर चेस्ट के एग्जाम अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे जो क्वेश्चंस अवेलेबल है वो है 2012 से लेके 2024 तक। इतने सारे पीवाईक्यूज है भाई, इतने सारे पीवाईक्यूज है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ यही पीवाईक्यूज करके जाओ, कुछ और ना देख के जाओ, तुम्हारा एग्जाम हो गया, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ। बाकी एक क्वेश्चन तुझे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं दैट्स फाइन, उसके ऊपर तुम ये पीवाईक्यूज दे, ठीक है। और इसके बाद जो तुम्हारा एग्जाम का सीक्रेट जो थर्ड वाला टिप है वो है मॉक टेस्ट। अगर ये नहीं दोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मॉक टेस्ट देने से सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज बेहतर नहीं होता, मॉक टेस्ट देने से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो कर जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि सब्जेक्ट्स पूरा सारा साल पढ़ने के बाद एग्जाम देने नहीं जा रहे क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं करा है, मन के अंदर एक डर है अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो वो चीज तुम्हारे साथ ना हो, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें अच्छे से पता हो, कौन सा सेक्शन पहले करोगे कौन सा सेक्शन बाद में करोगे, इसके ऊपर तुम्हारा एक खुद का परसेप्शन हो। So you should have your own way to approach the examination in the examination. वो चीज को समझने के लिए टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे में कैसे किस पार्ट में किस सेक्शन में कितना टाइम दूंगा, ये समझने के लिए तुम्हें मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और ये तुम्हें कब से देना शुरू कर देना है कि लास्ट के जो तुम्हारे 2 महीने हैं, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स मतलब दिसंबर में अगर एग्जाम है तो
अक्टूबर, नवंबर, इन दोनों महीने में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। और इसके साथ मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो है फॉर्मूला शीट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। FRMULLA, फॉर्मूला SHWT। इसके साथ और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा फॉर्मूला शीट। जो भी बच्चा फॉर्मूला शीट मेंटेन करता है उसका हमेशा एग्जाम अच्छा जाता है, क्योंकि जो फॉर्मूला से काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर एप्लीकेशन में आते हैं। तो जो भी बच्चा फॉर्मूला शीट मेंटेन करता है उसका फॉर्मूला दिमाग में रहता है, तो उसका एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। क्योंकि एग्जाम हॉल में एक एग्जाम हॉल प्रेशर है, जो तू चाहे ना चाहे वो रहेगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, साथ में एक प्रेशर रहता है, कभी कभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, एग्जाम हॉल का स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, कुछ हो गया, तो ये एग्जाम हॉल का प्रेशर रहता ही है। तो इस टाइम पे अगर फॉर्मूला याद ना हो तो उस प्रेशर में प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो अगर तुम पहले से ही शुरू से ही एक फॉर्मूला शीट मेंटेन करोगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं हो सकता, कोई तुम्हारा एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, सो आई होप दिस इज डन। तो यही सारे टिप्स हैं और ट्रिक्स भी है तुम्हारे एग्जाम क्रैक करने के लिए। एक तो सबसे पहला मैंने कहा है कि सिलेबस, कोई भी तुम सब्जेक्ट को चूज कर लो, इनमें से ये क्वांटम मैकेनिक्स, ईएमटी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर कंडेंसर मैटर, तो मैंने बहुत सारे बार पढ़ा रखा है, यूट्यूब में जाओगे, वीडियो खोलोगे तो दिख जाएगा। इसके अलावा मैथमेटिकल मेथड्स एंड फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने बोल दिया क्या क्या पढ़ना है, तो इट्स डन। ठीक है, बाकी अगर तुम खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली टेक्स्ट बुक इज ऑलवेज देयर फॉर यू। अभी तो फिलहाल एक वो भी चल रहा है, एक तुम्हारा क्या कहते हैं, एक फिलहाल तुम्हारा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, जहाँ पे तुम अगर मेरा नाम मतलब प्रोमो कोड यूज करोगे SOURAV, तो तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट में वो कोर्स मिल जाएगा, जो एलिट 2.0 बैच है उसका। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि एलिट 2.0 के लिए तुम लोग ये चीज कर सकते हो। ठीक है, एलिट 2.0 वाला जो बैच है, उस बैच के लिए तुम लोग डेफिनेटली इसको कर सकते हो। तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ा देंगे वही तुम्हें पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा बुक से पढ़ना नहीं है, कुछ इधर उधर से नहीं पढ़ना है, जो हम पढ़ाएंगे सिर्फ उतना। उसके बाद PYQs वाला सेक्शन भी हम लोग सारे खुद ही कवर कर देते हैं, और इसके बाद ये जो तुम्हारा मॉक टेस्ट वाला सेक्शन है, ये भी हम लोग मॉक टेस्ट दे देते हैं। तुम्हें सिर्फ मॉक टेस्ट खुद से देना है, क्वेश्चन हम लोग बना के दे देंगे, तुम्हें सिर्फ खुद से मॉक टेस्ट देना है, और फॉर्मूला शीट तुम्हें खुद तैयार करना है। दैट्स ऑल। तो ये तीन चीज अगर कोई बच्चा फॉलो करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका एग्जाम टफ करना, क्रैक करना विल बी अ टफ थिंग। वो इसका एग्जाम बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दिसंबर एग्जाम को टारगेट करते हैं CSI नेट के लिए, और सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो करते जाओ। हर दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाओ। मान ली कि आज रात में सोने जाने से पहले कल का टाइम टेबल बना लो कि कल मुझे ये करना है। डे बाय डे तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, पहले एक दिन में 1 महीने का टाइम टेबल बनाने मत बैठो, डे बाय डे आगे बढ़ो, देखना काम हो जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, देन प्लीज कॉन्टैक्ट अस इन द कमेंट बिलो। We will solve your doubts and queries. Thank you very much.